आज हम सब यूपीएससी मेंस 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। आखिर आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना चाहिए ताकि आपको हर एक जीएस पेपर में 100 प्लस मार्क्स इजीली आ जाए। बाय द वे, हमने सारे जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक का डिटेल आंसर बताया है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। हर एक क्वेश्चन को टू द पॉइंट बताने का कोशिश किया गया है। आखिर एग्जैक्टली आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना चाहिए। यदि इस तरीके से आप लिखते हैं तो अवश्य आपको बेहतरीन मार्क्स आएंगे। इस वीडियो में हम सब जनरल स्टडी पेपर 2 हिंदी मीडियम के लिए बनाए हैं। यदि आपको इंग्लिश मीडियम के लिए डिटेल आंसर चाहिए तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, जिसमें हमने चारों जीएस पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। यह सारा पेपर यूपीएससी के एक्सपर्ट के द्वारा सॉल्व किए गए हैं। ज़्यादा समय ना गवाते हुए अब हम सब डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं जीएस पेपर 2 यूपीएससी 2021 फॉर हिंदी मीडियम। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, यदि आपको 1979 से लेकर के 2021 तक के मेंस के चारों जीएस के डिटेल्ड सॉल्यूशंस चाहिए तो आप यह बुक अवश्य डाउनलोड कर ले। यह बुक दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश एवं हिंदी। इस बुक में टू द पॉइंट सॉल्यूशंस बताने का कोशिश किया गया है और जो इसमें सॉल्यूशन बताए गए हैं वो यूपीएससी के वर्ड लिमिट के अनुसार बनाए गए हैं। बेहद डिटेल में सॉल्व किया गया है। जिस प्रकार यूपीएससी को आंसर का डिमांड है उसी प्रकार का आंसर इस बुक में प्रस्तुत किया गया है। एंड बाय द वे, यह बुक एक्सआईएएस और रिनाउंड डीयू प्रोफेसर के मार्गदर्शन में बनाया गया है। आशा करते हैं आप इस बुक को डाउनलोड करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1. संवैधानिक नैतिकता संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ लोकतंत्र में संविधान के मानदंडों का पालन करना है। यह केवल संवैधानिक प्रावधानों का उनके शाब्दिक अर्थों में पालन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक समावेशी और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता भी शामिल है जिसमें समाज के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हित संतुष्ट हैं। इसके लिए संवैधानिक न्याय के दायरे में संप्रभुता, सामाजिक न्याय और समानता जैसे मूल्यों के व्यवहारिक अंतःक्षेपण की आवश्यकता है। हालांकि भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता शब्द नहीं मिलता है, फिर भी यह संविधान के विभिन्न पहलुओं में निहित है। 1. प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को हमारे लोकतंत्र की आधारशिला बनाती है। 2. मौलिक अधिकार राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने उपयोग के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 32 SC में इन अधिकारों को लागू करने का प्रावधान करता है। 3. निर्देशक सिद्धांत संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए राज्य को दिशा निर्देश। इनमें गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक दिशाएं शामिल हैं। 4. मौलिक कर्तव्य नागरिक न केवल अधिकारों का आनंद लेते हैं बल्कि राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्यों को पूरा करते हैं। 5. चेक और बैलेंस जैसे कार्यपालिका पर विधायी जांच, विधायी और कार्यकारी कार्यों आदि की न्यायिक समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार संवैधानिक नैतिकता 1. दिल्ली की एनसीटी सरकार बनाम भारत संघ सभी उच्च पदाधिकारियों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करने और संविधान द्वारा वर्णित संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने की आवश्यकता है। संवैधानिक नैतिकता उच्च पदाधिकारियों द्वारा सत्ता के मनमाने उपयोग पर रोक लगाने का काम करती है। 2. नवतेज सिंह जौहर व अन्य बनाम भारत संघ सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, व्यक्तियों की गरिमा। 3. नाज फाउंडेशन मामला, सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि केवल संवैधानिक नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता नहीं होनी चाहिए। 4. न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य एससी ने कुछ सीमाओं के अधीन आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। संवैधानिक नैतिकता सुनिश्चित करती है कि अदालतों को कार्यपालिका द्वारा शक्ति की अधिकता को बेअसर करना चाहिए और असंवैधानिक होने पर किसी भी कानून या कार्यकारी कार्रवाई को भी रद्द कर देना चाहिए। 5. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला केस, एससी ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्य शामिल हैं,
को प्रथागत मूल्यों, परंपराओं और विश्वासों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसने महिलाओं को उनकी उम्र की परवाह किए बिना सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। लड़ाई की धारणा, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों, संवैधानिक कानूनों के प्रभावी होने के लिए संवैधानिक नैतिकता महत्वपूर्ण है। संवैधानिक नैतिकता के बिना संविधान का संचालन मनमाना, अनिश्चित और मनमौजी हो जाता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2. विविधता, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायपालिका में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व की वांछनीयता पर चर्चा करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाल ही में CJI ने न्यायपालिका में महिलाओं के 50% प्रतिनिधित्व का आह्वान किया है। उन्होंने कानूनी शिक्षा में लैंगिक विविधता बढ़ाने की मांग का भी समर्थन किया है। उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति 1. भारत की कभी भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही हैं। 2. SC की स्थापना 1950 में हुई थी। पहली महिला SC जज की नियुक्ति 1989 में हुई थी। 3. पिछले 71 वर्षों में नियुक्त 256 सुप्रीम कोर्ट जजों में से केवल 11 या 4.2% महिलाएं हैं। एक खुली प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने के कारण निचली न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है। हालांकि उच्च न्यायपालिका में अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली है, जो महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाती है। 4. देश के 25 उच्च न्यायालयों में से केवल एक महिला मुख्य न्यायाधीश, तेलंगाना उच्च न्यायालय में CJ हिमा कोहली, हैं। उच्च न्यायालय के 661 न्यायाधीशों में से केवल 73, जो लगभग 11.04% महिलाएं हैं। 5 उच्च न्यायालयों, मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा और उत्तराखंड में एक भी महिला न्यायाधीश नहीं है। उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की वांछनीयता 1. यह सुनिश्चित करेगा कि दृष्टिकोण की विविधता पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए। उदाहरण के लिए यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अधिक संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण। इससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ेगा। 2. न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों में निहित है। 3. उच्च न्यायपालिका में महिलाओं की अधिक भागीदारी लैंगिक रूढ़िवादिता से लड़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी और सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं जैसे अन्य निर्णयों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। 4. महिला न्यायाधीशों का उन स्थानों पर प्रवेश जहां से उन्हें ऐतिहासिक रूप से बाहर रखा गया था, न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी, समावेशी और उन लोगों के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है जिनके जीवन को वे प्रभावित करते हैं। उनकी मात्र उपस्थिति से महिला न्यायाधीश अदालतों की वैधता को बढ़ाती हैं, एक शक्तिशाली संकेत भेजती हैं कि वे न्याय का सहारा लेने वालों के लिए खुले और सुलभ हैं। उच्च न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के सुझाव 1. अदालतों में बुनियादी ढांचे की कमी, लैंगिक रूढ़िवादिता और सामाजिक दृष्टिकोण जिन्होंने महिलाओं को कानूनी पेशे में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न की है। उदाहरण के लिए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि लगभग 6000 ट्रायल कोर्ट में से 22% में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। इसे बदलने की ज़रूरत है। 2. न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को न्यायाधीशों की नियुक्ति, कॉलेजियम प्रणाली के वर्तमान परिदृश्य के बजाय अधिक पारदर्शी, समावेशी और सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधित्व को शामिल करना। 3. ब्रिटेन जैसे देशों से बेहतर प्रथाओं को अपनाएं जहां सरकार ने महिलाओं और न्यायपालिका में बाधाओं की जांच के लिए न्यायिक विविधता पर एक सलाहकार पैनल बनाया और उपयुक्त उपचार और सिफारिशों का प्रस्ताव दिया। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3. भारत के वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में कैसे सक्षम बनाया है? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देने के लिए। वित्त आयोग की सिफारिशें राज्यों की वित्तीय स्थिति को सक्षम बनाना। 1. राज्यों को करों के विभाज्य पूल से बढ़ाकर 32% से 42%, कठोर परिवर्तन, राज्यों को बंधी हुई निधियों के सापेक्ष बड़ी मात्रा में एंटाइड फंड प्राप्त होंगे। इससे राज्यों की अपनी व्यय प्राथमिकताएं तय करने में स्वायत्तता बढ़ेगी। 2. केंद्र से राज्यों को सशर्त सहायता अनुदान कम करने को कहा। 3. केंद्र प्रायोजित 8 योजनाओं CSS को केंद्र से समर्थन से अलग करने की सिफारिश करें। इस प्रकार
राज्य विकास की पहल को लागू करने के लिए एक उच्च वित्तीय जिम्मेदारी और स्वायत्तता साझा करते हैं। 4. राज्यों को अपनी व्यय प्राथमिकता तय करने में बहुत स्वायत्तता मिली। यह राजकोषीय संघवाद के संतुलन चक्र की भावना में है। 5. स्थानीय सरकारों को बड़ी राशि हस्तांतरित करके भारत में राजकोषीय संघवाद ढांचे पर उचित विचार किया गया। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4. आपके विचार से संसद किस हद तक भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम है? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारत का संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है, जहां कार्यपालिका अपनी नीतियों और कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण के तंत्र। 1. प्रश्नकाल, 0 घंटे, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अन्य चर्चाएं। 2. सामान्य चर्चा, नीति, कानून पर मतदान, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। 3. बजटीय नियंत्रण, लोक लेखा समिति आदि जैसी वित्तीय समितियों के माध्यम से अनुदानों का विनियोग और बजट के बाद का नियंत्रण। 4. वॉकआउट, मतदान से परहेज, कार्यपालिका पर दबाव बनाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का उपयोग। कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में असमर्थ संसद। 1. लिखतों के माध्यम से वाद विवाद, चर्चा, जांच के मार्ग से बचने की प्रवृत्ति। 1. धन विधेयक मार्ग, आधार विधेयक। 2. ध्वनि मततंत्र का उपयोग, कृषि बिल। 3. लगातार अध्यादेश। 2. संसदीय संस्थाओं को दरकिनार करना। 1. संसदीय समितियों को भेजे गए कम बिल। 2. प्रश्नकाल की कम उत्पादकता। 3. महामारी के दौरान एक पूरा सत्र, शीतकालीन सत्र, छूट गया। 4. अनुशासन, सज्जा का अभाव, बार बार व्यवधान, 1/6 खो दिया। व्यवधानों के कारण राज्यसभा ने अपना 1/3 समय गंवा दिया। सुधार का सुझाव। 1. संसद के बेहतर कामकाज के लिए उपराष्ट्रपति के सुझाव के अनुसार 15 सूत्री सुधार चार्टर का पालन करना। 2. संसदीय समितियों द्वारा सभी विधेयकों की जांच अनिवार्य करना। 3. विपक्षी सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5. दबाव समूह भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताएं कि व्यावसायिक संघ सार्वजनिक नीतियों में कैसे योगदान करते हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। दबाव समूह लोगों का एक समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने और सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए सक्रिय रूप से संगठित होता है। वे सरकार और उसके सदस्यों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करते हैं। दबाव समूहों की भूमिका। 1. राजनीतिक दल के बिना राजनीतिक भागीदारी के अवसरों को बढ़ावा देना। 2. सरकार को विशेषज्ञता और जानकारी प्रदान करना। 3. अनसुने रह गए अल्पसंख्यक समूहों के विचारों और ज़रूरतों को व्यक्त करने में सहायता। 4. महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। 5. लोगों के दबाव को बाहर निकालने के लिए लोकतंत्र में सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करना। व्यापार संघों की भूमिका। 1. नीति निर्माताओं, सरकार और नागरिक समाज के साथ जुड़ना, उद्योग के विचारों और सुझावों को व्यक्त करके नीतियों को प्रभावित करना। जैसे फिक्की, CII। 2. सरकार को विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों की शिकायतों और मांगों के बारे में बताएं। 3. सरकार की विभिन्न आगामी और विद्यमान नीतियों पर चर्चा करने, बहस करने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों, व्यावसायिक बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन करना। 4. प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनाने और नेटवर्किंग के लिए एक मंच प्रदान करता है। 5. औद्योगिक संचालन, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मौजूदा और नए विकास पर उपयोगी और विश्वसनीय अनुसंधान प्रदान करता है। 6. कई विदेशी देशों के व्यापार वातावरण और आयात नियमों का अध्ययन करके विदेशी व्यापार में संभावनाओं और नए विकास पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करें। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6. एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता होने के अलावा सतत विकास के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना एक आवश्यक पूर्व शर्त है। विश्लेषण। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कल्याणकारी राज्य की एक आधुनिक अवधारणा है जिसमें नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उनके विकास के लिए सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करने के लिए राज्य के लिए विशेष जिम्मेदारियां हैं। भारत में
संविधान के तहत राज्य नीति DPSP के निदेशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा प्रदान करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना निम्नलिखित कारणों से एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता है। 1. उच्च स्वास्थ्य व्यय, कम उत्पादकता, कम कौशल और कम आय के कारण गरीबी का दुष्चक्र पैदा होता है। 2. एक नागरिक के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना आवश्यक है कि वो अपने व्यक्तित्व के मुक्त विकास के लिए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत आजीविका और गरिमा के अधिकार का प्रयोग करे। 3. समाज में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं के ऐतिहासिक हाशिए पर रहने से उनके स्वास्थ्य और भलाई में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई प्रदान करने के लिए राज्य पर नैतिक अनिवार्यता पैदा होती है। 4. DPSP जैसे पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 47 और मातृत्व राहत के लिए अनुच्छेद 42 सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य संरचनाएं प्रदान करने के लिए राज्य पर संवैधानिक दायित्व बनाते हैं। निम्नलिखित कारणों से सतत विकास के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना आवश्यक पूर्व शर्त है। 1. एक प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना के बिना स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देना का सतत विकास लक्ष्य संभव नहीं है। 2. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में असमानताओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना की आवश्यकता है। 3. जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय और वेक्टर जनित रोगों की सीमा का विस्तार होने की उम्मीद है, जिससे अधिक लोग स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। 4. विकास तेजी से जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां पैदा कर रहा है। उनके प्रबंधन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य संरचनाओं में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य विकास का आधार है। जीवन प्रत्याशा 20वीं सदी में कई गुना बढ़ गई है, लेकिन सदी उन असमानताओं की समस्याओं की ओर देख रही है जिनके लिए स्थायी और नैतिक विकास के लिए लोगों को साथ लाने के लिए प्राथमिक संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7. जब आप सीखते हैं तब कमाएं योजना को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय जब आप सीखे शीर्षक से एक योजना लागू कर रहा है। यह प्रशिक्षुओं के बीच उपयुक्त पर्यटन यात्रा लक्षण और ज्ञान को विकसित करने की परिकल्पना करता है ताकि वे छात्र स्वयंसेवकों के रूप में काम कर सकें। यह योजना 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में स्नातक पाठ्यक्रम या स्नातक करने वाले कॉलेज जाने वाले छात्रों को यात्रा उद्योग के लिए समर्पित अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। जब तक आप सीखे कार्यक्रम के लाभ 1. छात्रों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सीखने के दौरान कमाई करने के अवसर प्रदान करता है। 2. वास्तविक रोजगार से पहले छात्रों को काम की दुनिया से परिचित कराता है। 3. छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और आत्मविश्वास देता है जिससे वे भविष्य में नौकरी करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। 4. छात्रों को उनकी विषय प्राथमिकताओं का पता लगाने और उन्हें करियर के रूप में विकसित करने में सक्षम बनाता है। 5. छात्रों में कड़ी मेहनत और श्रम की गरिमा के मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। 6. सकारात्मक गतिविधियों में युवा छात्रों की संपूर्ण ऊर्जा को चैनलाइज करने में मदद करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण को सार्थक बनाना 1. घर के खर्चे का बोझ कई युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से रोकता है जिससे दैनिक आय में कमी आती है। 2. आय सुनिश्चित होने पर ऐसे कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए और अधिक लोगों को आकर्षित करने की क्षमता है। 3. छात्रों को व्यावहारिक अनुभव दें और इस तरह उन्हें भविष्य में नौकरी करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करें। 4. भारत को एक रोजगारहीन विकास अर्थव्यवस्था से रोजगार योग्य अर्थव्यवस्था में अपने समृद्ध जनसांख्यिकीय लाभांश संक्रमण को फिर से प्राप्त करने में मदद करें। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8. क्या महिला स्वयं सहायता समूहों के सूक्ष्म वित्त पोषण के माध्यम से लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। लैंगिक असमानता के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों तक पहुंच के मामले में महिलाओं को गरीबी और कुपोषण की ओर धकेलने के मामले में असमान अवसर पैदा होते हैं। महिला एसएचजी का माइक्रो फाइनेंस निम्न प्रकार से गरीबी पिरामिड के निचले पायदान पर बैठी महिलाओं को उच्च सामाजिक आर्थिक असमानताओं के साथ लक्षित कर सकता है। 1. पोषण संकेतक,
महिला एसएचजी का माइक्रोफाइनेंस पूरे परिवार के लिए बेहतर पोषण परिणामों से जुड़ा हुआ है। यह अंतर पीढ़ीगत गरीबी को तोड़ने में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, स्वरोजगार महिला संघ महिलाओं के बीच पोषण सुरक्षा की दिशा में काम करता है। 2. सामुदायिक भागीदारी महिला एसएचजी का माइक्रोफाइनेंसिंग सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ाकर सामाजिक परंपराओं और लिंग विचारधारा की बाधाओं को तोड़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, कुदुम्बश्री केरल में पहल एक एसएचजी के रूप में शुरू हुई। 3. निर्णय लेने की क्षमता महिला स्वयं सहायता समूहों के माइक्रोफाइनेंसिंग से इसके सदस्यों की निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। संसाधन उपयोग परिवार नियोजन आदि के मामलों में अधिक से अधिक कहने के साथ, उदाहरण के लिए, इंदिरा क्रांति पथम ने अपनी महिला सदस्यों की मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाया। 4. सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण उड़ीसा सरकार की मिशन शक्ति पहल ने आदिवासी महिलाओं के बीच बेहतर सामाजिक आर्थिक संकेतकों को जन्म दिया है। 5. ऋण उपलब्धता महिला स्वयं सहायता समूहों का माइक्रोफाइनेंसिंग सदस्यों की बढ़ी हुई ऋण योग्यता से जुड़ा हुआ है। ऋण तक पहुंच गरीबी के जाल में फंसने के खिलाफ लचीलापन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में जय अम्बे एसएचजी अपने गरीब सदस्यों के लिए ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करता है। 6. कृषि संकट के समय कृषि के प्राथमिक व्यवसाय का समर्थन करने के लिए गैर कृषि रोजगार प्रदान करना महत्वपूर्ण है। एसएचजी के माइक्रोफाइनेंसिंग से परिवार की आय बढ़ाने के लिए महिलाओं की क्षमता में वृद्धि हो सकती है, जबकि यह लैंगिक समानता को बढ़ाएगा। यह महिलाओं, बच्चों को कुपोषण और गरीबी के दुष्चक्र में पड़ने से भी बचाएगा। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9. अगर पिछले कुछ दशक एशिया की विकास गाथा के थे, तो अगले कुछ दशक अफ्रीका के होने की उम्मीद है। इस कथन के आलोक में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में चीन, वियतनाम, भारत आदि जैसे देशों द्वारा संचालित एशिया की घातीय वृद्धि देखी गई। हालांकि एशियाई विकास धीमा हो रहा है और अब अफ्रीका के देशों के विकास पर भारी पड़ रहा है। वर्तमान में किसी भी अन्य विकासशील क्षेत्र की तुलना में अफ्रीका में विदेशी निवेश पर प्रतिफल की दर अधिक है। अफ्रीका में भारत का प्रभाव 1. भारत अफ्रीका के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंध और दमनकारी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के प्रयासों से बनी एकजुटता साझा करता है। 2. भारत अब अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका 2017-18 में कुल मूल्य $62.6 बिलियन के अफ्रीकी कुल व्यापार का 6.4% है। 3. अफ्रीका में भी भारत का एक बड़ा प्रवासी है, जिसे भारत अपने पक्ष में कर सकता है। 4. भारत की निजी क्षेत्र की कंपनियां अफ्रीका में पैठ बना रही हैं और इन उभरते बाजारों का फायदा उठा रही हैं। 5. भारत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अफ्रीका के समर्थक के रूप में खड़ा हो गया है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा है, जिसने दक्षिण-दक्षिण सहयोग को गढ़ा है। 6. चीन की कर्ज जाल कूटनीति की तुलना में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसे सहयोग का उपयोग करते हुए सैद्धांतिक उधार। 7. भारत अफ्रीका को विकास संबंधी ज़रूरतों में मदद करने के लिए अरबों डॉलर की सहायता, अनुदान और लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान कर रहा है। 8. कोविड-19 के दौरान भारत ने आवश्यक दवाओं और टीकों के साथ अफ्रीकी देशों की मदद करने के लिए चिकित्सा कूटनीति का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भारत नियमित रूप से HADR संचालन करके प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अफ्रीकी देशों की सहायता करता है। 9. भारत अफ्रीका के साथ भारत अफ्रीका फॉर्म समिट आदि जैसे महाद्वीप में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कई राजनयिक मंच भी रखता है। अफ्रीका कई संसाधन प्रदान करता है जो भारत के निरंतर विकास के लिए आवश्यक हैं। इसलिए भारत के लिए अफ्रीका के साथ अनुकूल संबंध रखना अनिवार्य है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10. संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक अस्तित्वगत खतरे का सामना कर रहा है, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। समझाना इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में चीन के उदय संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिपत्य शक्ति के लिए खतरा, दो आर्थिक शक्तियों के बीच उत्पन्न एक नए शीत युद्ध की बहस का परिणाम है। इस प्रकार सोवियत संघ द्वारा पेश किए गए खतरे के साथ चीन से अमेरिका के सामने आने वाले खतरे के बारे में तुलना की जा रही है।
तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में चीन से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां। 1. शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ ने अपनी सैन्य और वैचारिक शक्ति के माध्यम से पूर्वी ब्लॉक का नेतृत्व किया। दूसरी ओर, चीन प्रशासनिक मॉडल और शासन में प्रतिस्पर्धा करता है। 2. सोवियत संघ के साम्यवाद के बड़े पैमाने पर सैद्धांतिक वादों की तुलना में चीन की वास्तविक जीवन की उपलब्धियां इसके विकास मॉडल के साथ कई विकासशील देशों को आकर्षित करती हैं। इस बीच पिछले 15 वर्षों में दुनिया भर में लोकतंत्र और स्वतंत्रता का लगातार ह्रास हुआ है। 3. सोवियत संघ ने खुले तौर पर और सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना दुश्मन माना, जिसके साथ वो शायद ही से अस्तित्व में हो। चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रमुख देशों के संबंधों का एक नया मॉडल बनाना चाहता है। इस प्रकार खतरे को और अधिक परोक्ष और अधिक खतरनाक बना रहा है। 4. चीन ने क्रांति और शासन परिवर्तन को बढ़ावा देने का लक्ष्य नहीं रखा है जैसा कि सोवियत संघ ने किया था, लेकिन सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के साथ काम किया, मानव अधिकारों, भ्रष्टाचार या सत्तावाद के उल्लंघन के लिए उनकी आलोचना किए बिना व्यापार और निवेश के अवसरों की पेशकश की, जैसा कि अमेरिका करता है। इसने विकासशील देशों में चीन के लिए कई सहयोगी हासिल कर लिए हैं। 5. शीत युद्ध के युग की तुलना में समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था अधिक एकीकृत है, विशेष रूप से चीन कई देशों का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है, इस प्रकार वैश्विक व्यापार की एक अनिवार्य इकाई है। 6. जहां सोवियत संघ ने रक्षा और अंतरिक्ष में अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया, वहीं चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिका को पछाड़ने के लिए तैयार है। 7. चीन अच्छी स्थिति में है और उभरती प्रौद्योगिकियों को भुनाने की योजना बना रहा है, जबकि सोवियत संघ तकनीकी मोर्चे पर अपने निधन से बहुत पहले युद्ध हार गया था। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11. एक विशेष राज्य के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकार क्षेत्र पर विभिन्न राज्यों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि राज्यों की सीबीआई से सहमति रोकने की शक्ति पूर्ण नहीं है। भारत के संघीय स्वरूप के विशेष संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सीबीआई भारत की प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार या बड़े आपराधिक मामले के मामलों को देखती है। सीबीआई अपनी शक्ति डीएसपीई अधिनियम 1946 से प्राप्त करती है, जो संबंधित सरकार की सहमति से राज्यों पर सीबीआई की शक्ति के विस्तार से संबंधित है। सीबीआई और संघवाद 1. पुलिस सूची 2 के अंतर्गत है, अर्थात यह विशेष रूप से राज्य का विषय है, तो केवल राज्य ही इसके बारे में कानून बना सकता है। हालांकि डीपीएससी अधिनियम के तहत सीबीआई की स्थापना पुलिस के रूप में राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है। 2. हालांकि सीबीआई को राज्य में जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार से सामान्य सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सहमति केवल लालफिताशाही की ओर ले जाती है, जिससे न्याय देने में देरी होती है। 3. सीबीआई का अधिकार क्षेत्र अक्सर राज्य पुलिस के साथ सीधे टकराव में आता है, जो बार बार संघीय मुद्दों का कारण बनता है। 4. हालांकि एक कमजोर केंद्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार कुछ एजेंसियों का होना अनिवार्य है जिनका पूरे देश पर अधिकार क्षेत्र है। 5. राज्य और केंद्र के बीच सीबीआई पर टकराव अक्सर अधिक प्रमुख होता है जब राज्य और केंद्र स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दल मौजूद होते हैं। 6. राज्य और केंद्र के बीच टकराव को प्रबंधित करने या फैलाने के लिए एक तटस्थ निकाय की अनुपस्थिति इस मुद्दे को और बढ़ा देती है। 7. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी किसी भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। 8. इसके अलावा अनुच्छेद 131 के तहत राज्य केंद्र को खींच सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि सीबीआई उनके अधिकार का उल्लंघन करती है। इस प्रकार टकराव को और अधिक जटिल करता है। देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्रीय जांच जरूरी है। इसलिए सीबीआई के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसे इसे एक संवैधानिक निकाय बनाकर सुनिश्चित किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण में बहुत योगदान दिया है, फिर भी वे शक्तिशाली के खिलाफ खुद को मुखर करने में विफल रहे हैं।
उनकी संरचनात्मक और व्यवहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और विभिन्न राज्य मानवाधिकार आयोगों (SHRCs) का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। ये आयोग देश में मानवाधिकारों के प्रहरी हैं, यानी जीवन से संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल है और भारत में अदालतों द्वारा लागू करने योग्य है। अपने गठन के बाद से आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं और अपनी समीक्षाओं, रिपोर्टों और सिफारिशों के माध्यम से जेल में बंदियों, मानसिक स्वास्थ्य आश्रयों में रोगियों, बंधुआ मजदूरों, विकलांग लोगों, महिलाओं और बच्चों और आर्थिक रूप से और देश के सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्ग HRC अपने जनादेश और शक्ति का दावा करने में असमर्थ। 1. NHRC को टूथलेस बाघ के रूप में लेबल किया गया है क्योंकि यह मामलों से भरा हुआ है लेकिन उन्हें संबोधित करने के लिए कुछ संसाधन हैं। 2. आयोग के पास आने वाली अधिकांश शिकायतों को प्रारंभिक सुनवाई से पहले ही खारिज कर दिया जाता है। आलोचकों का तर्क है कि NHRC राजनीतिक निहितार्थ वाले विवादास्पद मामलों से दूर भागता है। 3. इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं और इस प्रकार अनदेखा कर दी जाती हैं। 4. सशस्त्र बलों और निजी पार्टियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन में सीमित क्षेत्राधिकार। 5. 1 वर्ष से अधिक के मामलों को शुरू करने में NHRC की अक्षमता। 6. जांच करने वाले अधिकारी आमतौर पर उन्हीं बलों से प्रतिनियुक्ति पर होते हैं जिन पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और जो हितों के टकराव का कारण बनते हैं। उपचारात्मक उपाय। 1. अधिक शक्तियाँ। इसके निर्णयों को सरकार द्वारा लागू करने योग्य बनाया जाना चाहिए। 2. सशस्त्र बल। परिभाषा केवल सेना, नौसेना और वायुसेना तक ही सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा इन मामलों में भी आयोग को अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 3. आयोग की सदस्यता। NHRC के सदस्यों में पूर्व नौकरशाहों के बजाय नागरिक समाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता आदि शामिल होने चाहिए। 4. कानून में संशोधन। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानूनों का दुरुपयोग अक्सर मानवाधिकारों के उल्लंघन का मूल कारण होता है। इसलिए कानूनों की कमजोरी को दूर किया जाना चाहिए और उन कानूनों को संशोधित या निरस्त किया जाना चाहिए यदि वे मानवाधिकारों के विपरीत चलते हैं। 5. स्वतंत्र कर्मचारी। NHRC के पास अपने स्वतंत्र जांच स्टाफ की भर्ती होनी चाहिए, न कि प्रतिनियुक्ति की वर्तमान प्रथा। देश भर में लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति कई गुना चुनौतियां पेश करती है। मानवाधिकार की स्थिति को सुधारने और मजबूत करने की आवश्यकता है। NHRC को अधिक कुशलतापूर्वक और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समानता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जबकि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों सांस्कृतिक रूप से बहुलवादी समाज हैं, जिनमें सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और समान न्यायिक प्रणाली है, समानता के अधिकार की धारणा की उनकी अलग अलग व्याख्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में समानता का अधिकार। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह अधिकार अधिकारों की घोषणा से और सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिकारों के विधेयक से प्राप्त किया था। इसे वर्ष 1868 में 14वें संशोधन के माध्यम से अधिकार विधेयक में शामिल किया गया था। 2. कानून के समान संरक्षण की अवधारणा, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। 3. नागरिक और कानूनी समानता पर जोर। 4. प्रक्रियात्मक अर्थों में समानता, अवसर की समानता पर ध्यान दें। 5. मूल संविधान ने भेदभाव को नहीं रोका। उदाहरण के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 से पहले अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ अलगाव। भारत में समानता का अधिकार। 1. भारत में संविधान सभा का इरादा प्रारंभिक स्तर पर संविधान में इस अधिकार को शामिल करने का था। असेंबली ने उन्हें मौलिक अधिकार के नाम से अध्याय 3 में सम्मिलित करके ऐसा ही किया। 2. दोनों का अनुसरण करता है कानून के समक्ष समानता का ब्रिटिश मॉडल और कानून के समान संरक्षण का अमेरिकी मॉडल। अनुच्छेद 14. 3. नागरिक कानूनी और सामाजिक आर्थिक समानता दोनों। 4. पर्याप्त समानता, समानता सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16.
अवसर की समानता के साथ साथ परिणामों की समानता सुनिश्चित करने पर ध्यान दें। जैसे पदोन्नति में आरक्षण। 5 भेदभाव को रोकता है और अस्पृश्यता को इसकी स्थापना और अपनाने के बाद से समाप्त करता है। कला। 17 आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 उन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें जिनके तहत विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। उपयुक्त दृष्टांतों के साथ विधान परिषदों के कामकाज और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। संसद अनुच्छेद 169 के तहत एक साधारण बहुमत से एक विधान परिषद को समाप्त या बना सकती है, अर्थात प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत उपस्थित और मतदान करता है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से एक विशेष बहुमत से पारित करती है। इस आशय का संकल्प अनुच्छेद 171 में परिषद के गठन का प्रावधान है। राज्य विधान परिषदों की उपयोगिता। 1 नीति निर्माण पर विविध राय लाना। विभिन्न समूहों जैसे शिक्षक, स्नातक, स्थानीय प्रतिनिधि का कार्यात्मक प्रतिनिधित्व इस प्रकार गैर निर्वाचित व्यक्तियों को विधायी प्रक्रिया में योगदान करने में सक्षम बनाता है। 2 विधानसभाओं द्वारा जल्दबाजी में किए गए विधानों की जांच करें प्लस उन्हें बहुत अधिक विधान या कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करने से रोके। 3 गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले मनोनीत सदस्य अतिरिक्त ज्ञान लाते हैं और उन बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के लिए मंच प्रदान करते हैं जो चुनावी राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है। 4 नीति निर्माण के लिए विधानसभा पर दबाव डालता है। विधान परिषदों के साथ सरोकार। 1 उन्हें केंद्रीय संसद द्वारा साधारण बहुमत से बनाया और समाप्त किया जा सकता है। 2 उनकी सिफारिशें विधानसभा पर बाध्यकारी नहीं हैं प्लस असफल राजनेताओं के लिए पिछले दरवाजे बन गए। 3 सरकारी खजाने पर बोझ। 4 सदन में स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने की उपयोगिता समाप्त हो गई है। 5 मनोनीत सदस्यों के चयन में राजनीतिकरण। 6 नीति निर्माण में देरी पैदा कर सकता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 क्या विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के प्रति श्रद्धा को प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यकरण का मूल्यांकन कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों को कवर करने के लिए विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति का गठन किया गया है। इन समितियों में से प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं। 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से क्रमशः अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। इन समितियों के कार्यालय का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति के कार्य। 1 संबंधित मंत्रालयों विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और उस पर प्रतिवेदन देना। रिपोर्ट में कटौती प्रस्तावों की प्रकृति के बारे में कुछ भी सुझाव नहीं दिया जाएगा। 2 संबंधित मंत्रालयों विभागों से संबंधित विधेयकों की जांच करने के लिए जैसा भी मामला हो अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा समिति को भेजा जाता है और उस पर रिपोर्ट करने के लिए। 3 मंत्रालयों विभागों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उस पर रिपोर्ट देना। और 4 सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रीय बुनियादी दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर विचार करना यदि अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा समिति को भेजा गया हो जैसा भी मामला हो और उस पर रिपोर्ट देना। विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का महत्व। 1 दीर्घकालिक योजनाओं पर जोर, कार्यकारिणी के कामकाज का मार्गदर्शन करने वाली नीतियां। ये समितियां व्यापक नीति निर्माण के लिए आवश्यक दिशा, मार्गदर्शन और इनपुट प्रदान कर रही हैं और दीर्घकालिक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की उपलब्धि में हैं। कार्यकारी। 230 की एक समिति द्वारा 700 की एक सभा की तुलना में किसी विषय की गहराई से जांच करना आसान है। 3 सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच में कुल 24 DRSC द्वारा किया गया कार्य 30 दिनों के कामकाज के बराबर है। संसद। 4 वे विशेषज्ञों और उन लोगों से इनपुट प्राप्त करते हैं जो किसी नीति या कानून से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। 5 प्रत्यक्ष सार्वजनिक चकाचौंध से बाहर होने से सदस्यों को मुद्दों पर चर्चा करने और निर्वाचन क्षेत्र या पार्टी के दबावों की चिंता किए बिना आम सहमति तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। 6 कुल मिलाकर विधायिका के प्रति कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करें। स्थायी समितियों के मुद्दे, चुनौतियां। 1
बैठकें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं जिनके कार्यवृत्त कभी प्रकाशित नहीं होते हैं, जिससे समिति के कामकाज में पारदर्शिता का मुद्दा बनता है। 2. समिति की सिफारिशें प्रकृति में बाध्यकारी नहीं हैं। यह बिल की विस्तृत जांच के परिणाम को दरकिनार कर देता है। 3. स्थायी अनुसंधान सहायता का अभाव। जुड़े समर्पित शोधकर्ताओं का अभाव है। 4. सभी बिल विभागीय स्थायी समितियों को नहीं भेजे जाते हैं। 5. 1 वर्ष का कार्यकाल विशेषज्ञता के लिए बहुत कम समय देता है। 6. समिति की बैठकों में सांसदों की उपस्थिति कमजोर होती है। साथ ही एक समिति को बहुत सारे मंत्रालयों से निपटना पड़ा। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16. क्या डिजिटल निरक्षरता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की कमी के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई है? औचित्य के साथ जांच करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। डिजिटल साक्षरता व्यक्तियों और समुदायों की जीवन स्थितियों में सार्थक कार्यों के लिए डिजिटल तकनीकों को समझने और उपयोग करने की क्षमता है। यह विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका सृजन और शिक्षा के क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के दैनिक जीवन में ICT के लाभों को लाएगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के मुद्दे और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी के साथ साथ बार-बार इंटरनेट, बिजली की कटौती और इंटरनेट की उच्च लागत, ग्रामीण भारत में केवल 15% की इंटरनेट तक पहुंच है, ने भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन को आगे बढ़ाया। सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक कारक के रूप में डिजिटल निरक्षरता। 1. बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने या आभासी कक्षा में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं। शहरी और ग्रामीण शिक्षा के बीच असंतुलन पैदा करने वाली महामारी के कारण तालाबंदी के दौरान यह विभाजन और बढ़ गया। 2. टेलीमेडिसिन तक पहुंच में बाधा के रूप में कार्य करता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खराब ईंट और मोटा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को देखते हुए एक चुनौती बन जाता है। 3. ग्रामीण युवाओं को इंटरनेट के प्रभावी उपयोग के माध्यम से उपलब्ध रोजगार और आय सृजन के असंख्य अवसरों का लाभ उठाने से रोकता है, जैसे ई-कॉमर्स। 4. डिजिटल अशिक्षा लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के प्रभावी ई-गवर्नेंस और सेवा वितरण को रोकती है। 5. डिजिटल निरक्षरता विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग असंतुलन बढ़ा है। 6. डिजिटाइजेशन और कंप्यूटरीकरण पर जोर देते हुए डिजिटल साक्षरता की अनदेखी करते हुए बुजुर्ग आबादी विशेष रूप से सरकारी लाभों और योजनाओं की पहुंच से बाहर हो गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डिजिटल डिवाइड केवल एक एक्सेस समस्या से अधिक है और केवल आवश्यक उपकरण प्रदान करके इसे कम नहीं किया जा सकता है। खेल में कम से कम 3 कारक हैं: सूचना पहुंच, सूचना उपयोग और सूचना ग्रहणशीलता। केवल पहुंच से अधिक, व्यक्तियों को यह जानने की आवश्यकता है कि एक समुदाय के भीतर मौजूद होने के बाद सूचना और संचार उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17. हालांकि स्वतंत्रता के बाद के भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के अलावा कौन से हस्तक्षेप इस परिवेश को बदलने में मदद कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ लगातार बदली है। यह परिवर्तन बाहरी एजेंटों और सरकार की पहल जैसे उत्प्रेरकों और महिलाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों की मदद से भीतर से हुआ है। कल्पना चावला, सिंधुताई सपकाल और किरण मजूमदार शॉ जैसी महिलाएं सामाजिक कार्य और पेशेवर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन सबरीमाला विवाद या 3 तलाक जैसे मुद्दे इस बात को उजागर करते हैं कि महिला सशक्तिकरण में पितृसत्तात्मक बाधा समाज में गहरी पैठ बनी हुई है। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। हस्तक्षेपों के एक अलग सेट की आवश्यकता है, जैसे 1. शहरीकरण। शहरी परिवेश पिछले कठोर सामाजिक संरचनाओं को सापेक्ष आसानी से तोड़ता है। उदाहरण के लिए घरेलू भूमिकाओं में, सामाजिक स्वतंत्रता आदि में। 2. सार्वजनिक सुरक्षा। यह अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है। यह व्यक्तिगत चिंताओं और पारिवारिक बाधाओं को संबोधित करता है।
24x7 शहर जैसी अवधारणाएं शहरीकरण और सार्वजनिक सुरक्षा की ज़रूरतों को जोड़ सकती हैं। 3. पारिवारिक मूल्य। लैंगिक समानता की शुरुआत घरों के भीतर माता पिता, जीवनसाथी और भाई बहनों के नज़रिए से होनी चाहिए। 4. STEM में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एथेना स्वान चार्टर के भारतीय समकक्ष की आवश्यकता है। 5. काम पर लैंगिक समानता के कारण मातृत्व अवकाश को पितृत्व अवकाश के साथ संतुलित करने में मदद मिलेगी। 6. प्रशासनिक सुधारों को विशेष रूप से पुलिस में लिंग समावेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सार्वजनिक जीवन में हिंसा की संस्कृति को कम करने में मदद कर सकता है। सिनेमा, संगीत की लोकप्रिय संस्कृति सीक्रेट सुपरस्टार या दंगल जैसी फिल्मों जैसे सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में भूमिका निभा सकती है। नारीवादी आंदोलन का समर्थन करने के लिए शिक्षा और अधिकारिता योजनाएं आवश्यक हैं, लेकिन भारत में लैंगिक समानता में बाधा डालने वाले मुद्दों के लिए अधिक मौलिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18. क्या नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन आम नागरिक को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण का एक वैकल्पिक मॉडल पेश कर सकते हैं? इस वैकल्पिक मॉडल की चुनौतियों पर चर्चा करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिविल सोसाइटी संगठन CSO उन सामूहिकों को संदर्भित करते हैं जो राज्य, सरकार और व्यवसाय से अलग हैं। ये व्यक्तियों द्वारा अपने निजी हितों के लिए आयोजित किए जाते हैं। एक गैर सरकारी संगठन NGO एक निजी, गैर लाभकारी, स्वैच्छिक, नागरिक आधारित समूह है जो एक विशिष्ट सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है। सार्वजनिक सेवा वितरण के वैकल्पिक मॉडल के रूप में CSO और गैर सरकारी संगठनों की उपयोगिता। 1. नागरिक समाज संगठन स्वयंसेवकों और संसाधनों का एक तैयार पूल प्रदान कर सकते हैं जिसका सरकार दोहन कर सकती है। स्वयंसेवकों की स्वतंत्र टीमों द्वारा सत्यापन के माध्यम से समावेश बहिष्करण त्रुटि के मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। 2. सार्वजनिक सेवाओं के अंतिम छोर तक वितरण में अंतराल को दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कोविड लॉकडाउन के दौरान कई गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी समूहों ने बेघरों और प्रवासियों के लिए भोजन, राशन और सब्जियां वितरित की। 3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी कौशल वृद्धि और आजीविका सहायता योजनाओं को CSO की भागीदारी के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, SHG द्वारा बनाए गए उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन में। 4. CSO घरेलू हिंसा, हाशिए के वर्गों, विचाराधीन कैदियों, यौनकर्मियों आदि को प्रशासनिक और कानूनी सहायता जैसे मुद्दों में सेवाएं और सहायता प्रदान करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। 5. CSO और गैर सरकारी संगठन सरकार को लोगों की ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, PM गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत मजदूर किसान शक्ति संगठन की ओर से सभी को अनाज बांटने की याचिका के जवाब में की गई थी। 6. सरकार, CSO और गैर सरकारी संगठनों के बीच साझेदारी के माध्यम से लोगों को विश्वसनीय जानकारी का प्रसार और प्रचार और दुष्प्रचार का मुकाबला किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ऑक्सफैम की पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान के साथ साझेदारी। सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए वैकल्पिक मॉडल के रूप में CSO और गैर सरकारी संगठनों के उपयोग में चुनौतियां। 1. तदर्थवाद और निरंतरता की कमी जो गैर सरकारी संगठनों को सरकार से निपटने में सामना करना पड़ता है, विकास मॉडल के दीर्घकालिक जुड़ाव और परीक्षण को कमजोर करता है। 2. सरकारी अधिकारियों का बड़े भाई का रवैया और गैर सरकारी संगठनों को केवल कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ठेकेदारों के रूप में समझने की उनकी मानसिकता अनुकूल नहीं है। 2. सरकारी अधिकारियों का बड़े भाई का रवैया और गैर सरकारी संगठनों को केवल कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ठेकेदारों के रूप में समझने की उनकी मानसिकता अनुकूल नहीं है। 3. गैर सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग का भी मामला है। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी ने पाया कि विभिन्न गैर सरकारी संगठन निजी इस्तेमाल के लिए सरकारी धन की हेराफेरी कर रहे हैं। CBI के अनुसार, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत NGO के 10% से कम वार्षिक वित्तीय विवरण दाखिल करते हैं। 4. प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ गैर सरकारी संगठनों पर ध्यान दिया था जो प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अग्रणी संगठनों के रूप में काम कर रहे थे और उन पर नक्सली गुर्गों को वित्तपोषित करने का संदेह था। 5. कुछ NGO पर विरोध को भड़काने और सरकारी परियोजनाओं को ठप करने के लिए विदेशी धन का उपयोग करने का आरोप है।
उदाहरण के लिए कुडंकुलम परमाणु संयंत्र, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि के खिलाफ विरोध। 6. ऐसी खबरें आई हैं कि एनजीओ सांसदों के साथ पैरवी कर रहे हैं और मीडिया का इस्तेमाल अपने पक्ष में मुद्दों में हेरफेर करने के लिए कर रहे हैं। नीति पर गैर सरकारी संगठनों का अनुचित प्रभाव लोकतांत्रिक वैधता का मुद्दा बनाता है। सीएसओ और एनजीओ को देश में विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक सेवा के वितरण के लिए प्रशासनिक चैनलों का कोई विकल्प नहीं है। दक्षता, प्रभावशीलता और सुशासन के हित में प्रशासनिक सुधार किए जाने चाहिए। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19. एससीओ के उद्देश्यों और उद्देश्यों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के उद्देश्य से शंघाई में पाया जाने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत 2017 में एससीओ का स्थायी सदस्य बन गया। एससीओ के उद्देश्यों और उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को गहरा करके सदस्य राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करना। 2. आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से उत्पन्न खतरों का सामना करने के लिए सदस्यों के बीच संयुक्त सहयोग के लिए प्रयास करना। 3. एससीओ का लक्ष्य एक लोकतांत्रिक और न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना है। 4. क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करना। 5. व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण, सांस्कृतिक संपर्क, शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जुड़ाव को गहरा करना। एससीओ के उद्देश्यों और उद्देश्यों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा नीचे प्रस्तुत की गई है। 1. भारत पाकिस्तान रूस चीन संबंध विचलन और परस्पर विरोधी हितों का एक जटिल मैट्रिक्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए तालिबान अफगानिस्तान में विभिन्न हित। 2. चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया है। चेकबुक और वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, मानवाधिकार उल्लंघन और री एजुकेशन कैंप, हांगकांग मुद्दा आदि एससीओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए चीनी प्रतिबद्धताओं पर गंभीर सवाल उठाते हैं। 3. आर्थिक सहयोग की आड़ में चीन ने एससीओ के जरिए अपनी BRI परियोजना को आगे बढ़ाया है। 4. पाकिस्तान और चीन को RATS तंत्र पर सवाल उठाने वाले आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। चीन, रूस, यूक्रेन मुद्दा और पाकिस्तान पर क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को अस्थिर करने का आरोप है। 5. कोविड तरंगों के दौरान एससीओ देशों के बीच सीमित विकास सहयोग व्यापक आधारित जुड़ाव की कमी को दर्शाता है। एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन के रूप में एससीओ भारत के लिए निम्नलिखित महत्व रखता है। 1. एससीओ भारत को मध्य एशिया में अपनी रणनीतिक पहुंच को गहरा करने की अनुमति देता है। मध्य एशिया में भारत के पास पहले से ही पर्याप्त सॉफ्ट पावर क्षमता, बौद्ध संपर्क, बॉलीवुड फिल्में आदि है, जिसका वो एससीओ के माध्यम से दोहन कर सकता है। 2. एससीओ की भारत की सदस्यता मध्य एशियाई देशों के खनिज और ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे सकती है। सदस्यता व्यापार संबंधों पर जोर देने के साथ भारतीय निवेशकों को मध्य एशियाई क्षेत्र में अप्रयुक्त बाजार क्षमता का पता लगाने के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। उदाहरण के लिए फिक्की ने एससीओ बिजनेस कॉन्क्लेव की मेजबानी की। 3. एससीओ पाकिस्तान और चीन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है। 4. एससीओ आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरवाद का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए दुशांबे घोषणा क्षेत्रीय स्थिरता की ओर लक्षित है। 5. एससीओ में भारत की उपस्थिति भारत के लक्ष्य को बड़े यूरेशियाई क्षेत्र और INSTC के माध्यम से यूरोप से जोड़ने में मदद करेगी। इस प्रकार क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना एससीओ शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से लोगों के जुड़ाव को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण कृत्य, चीन के साथ सीमा विवाद आदि कारक एससीओ के सकारात्मक परिणामों को कम कर सकते हैं। इस आलोक में क्षेत्रीय विकास और स्थिरता में एससीओ को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत की सुरक्षित रणनीति अपनाई जानी चाहिए। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20. नव राष्ट्र साझेदारी AU के US का उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना है।
क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारियों का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में एयू के यूएस की ताकत और प्रभाव पर चर्चा करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एयू के यूएस भारत प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारियों का स्थान ले सकता है। 1. क्वाड के अधिक सुव्यवस्थित, संतुलित उद्देश्यों को कमजोर कर सकता है। 2. 5 आंखों वाले गठबंधन समूह को कमजोर कर सकता है। न्यूजीलैंड ने ऑकस के गठन पर नाराजगी दिखाई है। 3. इस क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता को कमजोर कर सकता है। 4. अपने एंग्लो सैक्सन सहयोगियों के साथ सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने वाला यूएसए भारत और अन्य को क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला से बाहर कर सकता है। यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी के रूप में ऑकस की ताकत को इस रूप में देखा जा सकता है। 1. ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी, हाइपरसोनिक मिसाइल प्रदान करके इंडो पैसिफिक में शक्ति प्रोजेक्ट करने के लिए इसके सदस्यों की क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि होगी। 2. सैन्य क्षमताओं को गहरा कर अपने सदस्यों को चीन के प्रति एक विश्वसनीय प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करेगा। 3. इंडो पैसिफिक में अपने सदस्यों की गश्त और निगरानी शक्ति को बढ़ाना, क्षेत्र में मानदंडों और नियम आधारित व्यवस्था की पवित्रता बहाल करें। 4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा आदि के उभरते हुए डोमेन में समान विचारधारा वाले देशों की क्षमताओं को बढ़ाना। हालांकि एयू के यूएस ने कुछ चिंताएं उठाई हैं जो भारत के लिए प्रति उत्पादक हो सकती हैं, जैसे 1. क्षेत्र में परमाणु, पारंपरिक हथियारों की होड़। 2. चीन और रूस अन्य राज्यों को संवेदनशील रक्षा प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति करके प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 3. एयू के यूएस, जिसे चीन द्वारा चीन विरोधी समूह के रूप में माना जाता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता का क्षरण कर सकता है। 4. जिस तरह से फ्रांस की अनदेखी करते हुए एयू के यूएस तैयार किया गया था, वो वैश्विक महत्व के अन्य मामलों पर समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक देशों के बीच विश्वास की कमी को बढ़ा सकता है। 5. एयू के यूएस अपनी बहिष्करण दृष्टि के साथ भारत के समावेशी इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण के विपरीत चल सकता है। हालांकि ऑकस शक्ति संतुलन, रणनीतिक स्वायत्तता और चीनी आक्रमण पर नियंत्रण का लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं क्योंकि इसे इंडो पैसिफिक नाटो कहा गया है। इसलिए परामर्श और सहयोग के साथ आगे बढ़ना एक विवेकपूर्ण तरीका होगा। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं।